नमस्कार, आपका स्वागत है 18 नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं स्वदेश आर और मैं हूं सृष्टि शर्मा। सबसे पहले होली 2022 की हमारे सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद हो कि ये होली आपके लिए नई उम्मीदों की रंग लाए और साथ ही ढेर सारी खुशियां भी आपके और आपके परिवार के लिए लाए। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि हम ट्रैक करें आज के बाजार को, जहां पे आज तूफानी तेजी देखने को मिली है। आज पूरा बाजार हरे रंग में रंगता हुआ नजर आया है, जहां पे सभी सेक्टर्स को देख लीजिए, कई दिग्गज आईटी स्टॉक्स को और साथ ही कई सारे लार्ज कैप्स को देख ले तो वहां पे जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है। निफ्टी में करीब 330 अंकों का उछाल देखने को मिला, 17,300 के पास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी में भी करीब 2% का हमें उछाल दिखा। पर बाजार पर आइए चलिए पूरा हाल जानते हैं मेरी सहयोगी प्रियंका से। प्रियंका बताइए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, आज किस तरह से आज एक गैप अप के साथ, एक बड़े गैप अप के साथ हमने ओपन होते हुए देखा इंडियन मार्केट्स को, और उसी गैप को सस्टेन किया। इनफैक्ट उस मूव को आगे बढ़ाया मार्केट से। 17,200 पहला एक क्रूशल पॉइंट था जिसे बाजार एक बड़ा रेजिस्टेंस मान रहा था। उससे क्रॉस करने के बाद 17,300 तक भी आज इंट्राडे में गया। हालांकि हम उसके आसपास ही क्लोज हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि फेड ने सिर्फ 25 बीपीएस बढ़ाए, जो एक बाजार में ऑलरेडी प्राइस इन था, फैक्टर इन था। बाजार ने इसको चीयर किया कि सिर्फ 25 बीपीएस ही बढ़ाया, और उसके बाद हमने देखा एक तरफा तेजी आपको यूएस मार्केट्स में देखी और इंडियन मार्केट्स भी आज इसे रेप्लिका किया। सारे ही सेक्टर्स में आपको आज हरा निशान दिखा। होली से पहले होली मनी है बाजार में, कहना चाहिए आपको। चाहे बैंकिंग, फाइनेंस, कंजम्पशन, ऑटो, आपका मेटल, रियलिटी पैक सबसे बड़ा मूवर रहा। इन सब की बात करें तो वहां पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट लास्ट कुछ आवर में आप 15 मिनट्स में देखें तो रिलायंस में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दी। फुटसी रीबैलेंसिंग होनी है जल्दी, जिसके वजह से हम यहाँ एक थोड़ा स्पाइक भी देख रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन आप अगर एडवांस और डिक्लाइन की रेशियो देखें, या फिर आप नीचे जो काउंटर्स देख रहे हैं कि जिनमें आपको तेजी देखने को मिली, एचडीएफसी लिमिटेड बात करनी होगी। जिस तरह की चाल 2200 से एचडीएफसी लिमिटेड दिखाता हुआ आ रहा है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है आपको एचडीएफसी काउंटर्स में। एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी लिमिटेड इन स्पेसिफिकली, वो वाकई यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो मार्केट ट्रैप में अगर यहाँ पर हमें क्लोज करना हो, इसे इंडिकेट करना हो कि पूरे दिन एक्शन पैक दिन रहा, सारे सेक्टर हरे निशान में दिखाई दिए। स्ट्रेंथ आपको दिखाई दी रियल एस्टेट स्पेस में, आपको स्ट्रेंथ दिखी बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो में, और लेड बाय जितने भी लार्ज कैप्स थे। रिलायंस, हैवी वेट्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया और बाजार ने एक अच्छी लेवल्स को ऊपर की तरफ छुआ भी। एफएनओ स्पेस में आपको केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस है, कोरोमंडल हो, आप जीएसएफसी हो, इन सभी काउंटर्स ये आपके गेनर्स थे एफएनओ स्पेस में। इनफैक्ट रिटेल स्पेस को यहाँ टच करना चाहिए। ट्रेंड, आदित्य बिरला फैशन वीक, जिस तरह की तेजी इन काउंटर्स ने दिखाई, क्लियरली आपको बहुत सारे स्पेसेस सिर्फ शॉर्ट कवर होते हुए नहीं दिखाई दिए, आपको लॉन्ग्स बनते हुए भी दिखाई दिया। लास्ट आवर में कुछ आपने थोड़ा सा दबाव देखा, वो देखा आपने टेक्नोलॉजी शेयर में, लार्ज कैप आईटी में, इन्फोसिस, टीसीएस, वहां थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला। लेकिन उसके अलावा आप क्लियरली होली का रंग देखेंगे, हरा रंग देखेंगे बाजार में, जो आज पूरी तरह बाजार पर छाया हुआ दिखाई दिया। धन्यवाद प्रियंका, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो आज काफ़ी उम्मीदों के साथ मार्केट्स ने तेजी का रुख दिखाया। कई दिनों से हम बिकवाली और प्रेशर देख रहे थे, पर आज होली के रंग में बाजार रंगता हुआ नजर आया, जहां पे लार्ज कैप से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। पर ऐसे बाजार में ये जानना काफ़ी अहम हो जाता है कि किस तरह की स्ट्रेंथ इस बाजार में देखने को मिल रही है और आगे चल के कौन से मार्केट कैप के जो स्टॉक्स हैं वो और अच्छा प्रदर्शन देंगे, जहां पे रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। ऐसे माहौल में हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट शंकर शर्मा से, जहां पे उनका कहना है कि स्मॉल कैप में जो तेजी है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि ये स्पेस अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है, पर एक और फैक्टर उन्होंने हाईलाइट किया कि जहां पे ब्याज दरें बढ़ेंगी अगर, तो उसका असर जो है हमें कुछ लार्ज कैप कंपनीज पे होता हुआ जरूर दिखेगा। आइए सुनते हैं उनका क्या आउटलुक है मार्केट पे। Hindustan Lever movie played from 1998 till 2010 when the stock delivered precisely zero returns. ITC, I don't want to mention that name, but has had a very checkered career as a stock being all over the place, but lately not even all over the place, been very flatlined over the last couple of years. HDFC Bank has flatlined for I think 2.5 years now. Kotak Bank about that. I mean, autos, of course, less said the better. So a lot of the much haloed companies have really been the worst places to be in, merely because there was so much consensus that they buy them and forget them, and you will be forever compounding 20%. Unfortunately, it's not that simple. Investing cannot be brought down to these kinds of boilerplates,
because those boiler plates didn't even make Warren Buffett any money in buying Coca-Cola, which has underperformed the market from the time he has bought, versus Pepsi, which has done 4 times better than Coca-Cola. So forget about us lowly people. Warren Buffett had that one-line boilerplate of buying great brands. Even that has not done him any good. So in India, all these stocks, I mean, 50, 60, 70, 80 times earnings, when we were looking at them a couple of years back. I mean, it was impossible that, they would compound at those multiples, because the earnings growth, therefore, if you hold the multiple as a constant, earnings growth that they needed to deliver in aggregate was going to be 15, 20%, which is impossible to sustain because the sizes of these companies are significant. If you just do broad thinking, their sizes relative to GDP, their profits relative to GDP are really sky high. If they continued growing like that, and that is economic theory, these will become equal to the GDP. Okay, I'm not saying that they will, but that's the economic logic, that single companies cannot keep growing at the same rate forever. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आईटी सेक्टर की। एक ऐसी दिग्गज आईटी कंपनी जो कि है तो डबलिन की, बट उसके नतीजे भारत में भी क्लोजली ट्रैक किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके के रिजल्ट्स एक्सेंचर के आते हैं वहां से भारत की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनके लिए क्यूज निकालने की कोशिश करते हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज किस तरीके के नतीजे आने वाले समय में पोस्ट करेंगी। दूसरी तिमाही के एक्सेंचर के नतीजे उन्होंने दर्ज किए हैं, जहां पे नतीजे उम्मीद से काफी अच्छे रहे हैं और कंपनी के रेवेन्यू में 24% की बढ़त देखने को मिली है और अब वो बढ़कर $15 बिलियन पर जा पहुंचा है, जबकि उनकी एनालिस्ट का अनुमान था कि $14.65 बिलियन रहेगी, पर कंपनी ने $15 बिलियन जो है अपनी रेवेन्यू दर्ज की है। वहीं उनकी अगली तिमाही की जो उन्होंने गाइडेंस है वो भी बढ़ा दी है, वो बढ़ाकर उन्होंने 7.3% पे कर दी है, जो कि वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से काफी ज्यादा है। अब उनके सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो सालाना आधार पर उनकी जो आउटसोर्सिंग सेगमेंट है वहां पे 19% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि कंसल्टिंग सेगमेंट में 29.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जो आउटसोर्सिंग और कंसल्टिंग दोनों ही सेगमेंट्स जो है इस बार रिकॉर्ड बुकिंग वहां पे दर्ज होती हुई दिखी है हमें, जो कि कुल $19.6 बिलियन की इस साल रही है, और साल दर साल के आधार पर देखें तो ये 22.5% का उछाल हमें इन दोनों सेगमेंट्स में देखने को मिला है कंबाइंड। ठीक है, तो ये तो बात रही आईटी कंपनी की, पर चलिए अब आगे बात करेंगे ब्याज दरों की, जहां पे हम देख रहे हैं कि अमेरिका के फेड ने ब्याज दरें बढ़ाने की शुरुआत की, तो इंग्लैंड ने भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद ब्याज दरें 0.75% पर आ रही हैं और मॉनेटरी पॉलिसी में 9 से ज्यादा 8 सदस्यों ने ब्याज दरों में 0.5% से बढ़ाकर 0.7% करने के पक्ष में वोट दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का ये कदम हालांकि उम्मीद के मुताबिक ही रहा है और बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि अप्रैल में जो महंगाई दर है वो करीब 8% रहेगी, जो कि पिछले महीने के अनुमान से थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि कई सारे ग्लोबल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स, जो कि अब अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में इन्फ्लेशन को और ब्याज दरों को किस तरह के आरबीआई का स्टैंस रहता है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी में, ये देखना काफी अहम हो जाएगा, जो कि अप्रैल के महीने में होगी। अब इसके अलावा आइए बात करते हैं बीएससी की, जहां पे बीएससी में निवेशकों की संख्या 10 करोड़ के पार हो गई है और बीएससी ने 10 करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा कल पार किया है। इस माइलस्टोन पर डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए। तो सबसे पहले जो है बीएससी के जो आंकड़े आए हैं, जहां पे जो निवेशक हैं, जो रजिस्टर्ड निवेशक है, वो 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं। अब देखा जाए तो ये आंकड़ा कल पार हुआ था मार्च 16 को, और अब देख सकते हैं कि अगर इसमें जो ग्रोथ के बारे में बात करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस सिर्फ ऑलमोस्ट 3% का ग्रोथ देखने मिला है, और तिमाही दर तिमाही देखे तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, ऑलमोस्ट लगभग 11%, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 58% का ग्रोथ देखने मिला है। ये आंकड़ा बहुत अच्छा है। और अब देखते हैं कि जर्नी कैसे हुई है, कैसे शुरुआत हुई है। तो 2008 में जो देखा जाएगा सबसे पहला करोड़
जो है रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स आए थे और यहाँ से जो ग्रोथ मोमेंटम देखने मिली है, आप देख सकते हैं वो बढ़ते जा रही है और 5 करोड़, 9 करोड़ और फिर 10 करोड़ का आंकड़ा जो है मार्च 16 को जो है इसे पाया गया है। इसके अलावा स्टेट्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा आया है। तो टॉप 5 स्टेट्स में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बीएसई के निवेशक है और ये निवेशक अक्रॉस द सेगमेंट्स देखने मिले हैं जो जिनके यूनिक क्लाइंट कोड्स होते हैं। इसके अलावा कर्नाटक और राजस्थान में भी आप कह सकते हैं कि लगभग 50 लाख से ऊपर जो है निवेशक, जो रजिस्टर्ड निवेशक है वहाँ पे देखने मिले। लेकिन अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कौन से राज्य में जो है एक अच्छा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में ग्रोथ देखने मिला, उसमें एक शानदार मूवमेंट देखने मिला है। स्पेशली असम के स्टेट को ले लीजिए, 238% का ग्रोथ। लक्षद्वीप ज़रूर थोड़ी बेस कम है लेकिन 145% का ग्रोथ। वहीं पे आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश को देखिए 123% का ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा भी 2 प्रांत है, बिहार और मध्य प्रदेश, जो फोकस में रहेंगे। यहाँ पे भी आप देखिए तो 100% से ज़्यादा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन डिस्पाइट आपके ग्लोबल मैक्रो से कितना स्ट्रांग है हमारे डीआई का और आपके जो रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए। जी बिल्कुल शरद, कई सारे रिटेल और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमें भारतीय बाजारों में देखने को मिला है और कोरोना के बाद यहाँ पे खासी तेज़ी भी दर्ज की गई है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट से हटकर कमोडिटी पे थोड़ा फोकस करते हैं और इस हफ्ते का कमोडिटी में किस तरीके का कारोबार देखने को मिला, ये पूरे अपडेट्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, अगर कमोडिटी मार्केट के पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो क्रूड में काफ़ी इस हफ्ते एक्शन रहा। अगर सोमवार की ऊपरी स्तरों से बात करें तो 6 से 7% भाव नीचे आ चुके हैं। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन थोड़ी रिकवरी ज़रूर हुई है, लेकिन इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड का भाव $100 के नीचे भी फिसला। जो कुछ बड़े फैक्टर है जो क्रूड को यहाँ पर दबाव बना रहा है, उसमें पहला बड़ा फैक्टर है कि यूएस अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर लगातार उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूएई, वेनेजुएला के साथ मिलकर यूएस भी रिकॉर्ड उत्पादन करने के मूड में है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन में जिस तरह से कोरोना के नंबर्स बढ़े हैं उससे मांग घटने की चिंता है। तीसरी बात यह है कि रूस और यूक्रेन में सीज फायर को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, तो उससे पॉजिटिव संकेत मिल रहा है जो आगे चलकर क्रूड पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि एक निगेटिव खबर यह है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अप्रैल के महीने से रूस पर जो पाबंदी लगाई गई है उस वजह से रोजाना 30 लाख बैरल क्रूड की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में कम हो सकती है। तो ये एक चिंता की दिक्कत की बात ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर फैक्टर्स अब क्रूड को लेकर ऐसे हैं जो आगे क्रूड पर दबाव ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं और एल्कारको लॉजिस्टिक्स के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर रवि जाकर का क्रूड पे क्या कहना है, ये सुनते हैं। जी, अगर अपन क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखेंगे तो एक पहले हल्का सा फियर था कि प्राइसेस बहुत ऊपर जा सकती हैं। एनालिस्ट ने $150-170 तक की भी बात करी थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया ने जो थोड़ा कमिटमेंट दी है और जो ओवरऑल सिचुएशन उभर के आई है, क्रूड अभी भी $100 के नीचे है और एक लॉन्ग टर्म व्यू $60-80 के आसपास का बना हुआ है। तो थोड़े बहुत जो टेम्परेरी डिसरप्शंस हैं कुछ उनका हल्का फुल्का प्रभाव पड़ा है, बट लॉन्ग टर्म में जो एक अचानक से लग रहा था कि एक बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी क्रूड की प्राइसेस में, वैसा नहीं है। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट पे एक डीजल का इम्पैक्ट आता है अब वो उतना ज्यादा आता हुआ नहीं लग रहा है। और जहां तक लॉजिस्टिक्स कंपनीज का सवाल है तो डीजल प्राइस हो या मरीन में बंकर प्राइस हो, वो सीधे सीधे पास थ्रू कॉस्ट होती है, तो नेचुरली उसकी वजह से एक इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है। बट फ्रॉम अ ऑपरेटिंग कॉस्ट परस्पेक्टिव जो है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा एक्सप्रेस बिजनेस है गति में, या जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस है वहां पे मरीन बंकर फ्यूल की प्राइसेस की वजह से मोस्टली अगर फ्यूल प्राइस अप होती है तो फ्रेट रेट भी अप हो जाती है। वही तरीका यहाँ पे जनरली डोमेस्टिक में अगर डीजल की प्राइस ऊपर जाती है तो जनरली कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स में डीजल प्राइस हाइक करके कंपोनेंट रहता है, तो ये पास थ्रू कॉस्ट होती है। तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि ऑयल की प्राइसेस एक लिमिटेड रेंज में रहें ताकि एक अननेसेसरी एक्सेप्शनल इन्फ्लेशन ना हो। तो अभी सिचुएशन जो पहले लग रहा था 3-4 हफ्ते पहले, जो एक डर सा था कि शायद $150 टाइप की प्राइसेस हमें देखने को मिले, वैसा अब नहीं लग रहा है।
तो क्रूड की इस बढ़ती कीमत का असर जो है एयरलाइन कंपनीज पे भी होता हुआ हम देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद अगर आपको ये आदत सी पड़ गई है कि फ्लाइट टिकट्स के लिए आपको कम दाम चुकाने पड़ेंगे, तो तुरंत इस आदत को अब बदलने का समय आ चला है, क्योंकि एटीएफ की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं और क्रूड में इस बढ़ती कीमत के चलते एयरलाइंस उसको पास ऑन करने के लिए धीरे धीरे अपना किराया जो है वो बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है। खुले आकाश में उड़ने के लिए अब किराया भी आसमान जैसा ही देना होगा, क्योंकि एयरलाइंस अब महंगे एटीएफ का बोझ यात्रियों पर डालने की तैयारी कर रही है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एटीएफ के दामों में अचानक से ही 18% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसकी वजह से एटीएफ 1 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गया है। आईओसी की वेबसाइट के मुताबिक 4 मेट्रो शहरों की एटीएफ कीमतों पर एक नजर डालें तो दिल्ली में 1 किलोमीटर एटीएफ का भाव 1,10,699 रुपए पहुंच चुका है, जो कि 16 मार्च से लागू है। इसके पहले दिल्ली में भाव 93,530 रुपए प्रति लीटर था। इससे पहले दिल्ली में भाव 93,530 रुपए प्रति किलोलीटर थे। इसी तरह कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी एटीएफ के दाम अब 1,10,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि एटीएफ की कीमतों ने 1 लाख रुपए को पार किया। तेल मार्केटिंग कंपनियां हर 15 दिनों में एटीएफ कीमतों की समीक्षा करती है और कीमतों में बदलाव करती है। इस साल हर महीने 2 बार दाम बढ़े हैं, यानी इस साल अब तक 6 बार एटीएफ के दाम बढ़ चुके हैं। मार्च में ये दूसरी बढ़ोतरी है, जो कि 18% है। इसी महीने 1 मार्च को देश भर में एटीएफ के दाम 3.3% बढ़ाए गए थे। इसके पहले फरवरी में भी एटीएफ पहले 8.5% और फिर दूसरी बार 5.2% महंगा किया गया था। इससे पहले 1 जनवरी को एटीएफ के दाम 2.75% बढ़ाए गए थे। फिर 16 जनवरी को भी इसमें 4.2% की बढ़ोतरी की गई थी। एटीएफ के बढ़ते दामों का असर अब हवाई यात्रियों पर भी दिखने लगा है। इस साल अब तक एटीएफ की कीमतों में 34,000 रुपए प्रति किलोलीटर से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर आज की एटीएफ कीमतों की तुलना ठीक 1 साल पहले से करें तो ये अब तक 86.3% तक बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि एयरलाइंस की लागत में 40% हिस्सा ईंधन का होता है, इसलिए एयरलाइंस भी अब इस बोझ को ज्यादा समय तक नहीं सहन कर पा रही हैं। जैसे जैसे एटीएफ के दाम बढ़ रहे हैं, एयरलाइंस ने भी किरायों में धीरे धीरे इजाफा करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इन 4 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे रूट्स पर औसत किराया 7,000 रुपए को पार कर चुका है। एयरलाइंस ने इन रूट्स पर किराया 30% तक बढ़ा दिया है, लेकिन आशंका इस बात की जताई जा रही है कि फेस्टिव सीजन में किराया और बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक कुछ अहम रूट्स पर अगले 15 दिनों में एयरलाइंस किरायों में 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। क्रूड भले ही हाल फिलहाल में थोड़ा नरम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी तेल मार्केटिंग कंपनियों के कंफर्ट लेवल से ज्यादा ही है। चुनावों की वजह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में भले ही कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन ये कसर हवाई यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल कर पूरी करने की तैयारी जरूर दिखती है। समीर दीक्षित, ET Now स्वदेश। चलिए अब एयरलाइंस से हटकर बात करते हैं एफएमसीजी क्षेत्र की, जहां पे रूस यूक्रेन जंग का अब जो असर है वो भारत के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतों पर उसका असर अब पड़ता हुआ हम देख रहे हैं। जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट अक्रॉस द बोर्ड हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जहां पे HUL ने 2 से 17% अपने दामों में बढ़ोतरी की है। वहीं लागत बढ़ने के चलते एफएमसीजी सेक्टर में कई दिग्गज कंपनियां पिछले 6 महीने से ही अपने दाम बढ़ा रही हैं। पर HUL स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो कौन से ऐसे वो प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आपको अब ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स और इस पूरी रिपोर्ट के साथ हमारे साथ कृतिका अरोड़ा जुड़ रही हैं। कृतिका। एफएमसीजी मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस मार्च में बढ़ाए हैं और अकॉर्डिंग टू आवर डीलर सोर्सेज ये प्राइस इंक्रीज वो है 2 to 17% की रेंज में हुआ है। तो जिन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़े हैं वो हैं सर्फ एक्सेल क्विक वॉश, विम, व्हील, लक्स बंडल पैक, इनफैक्ट सूपी नूडल के प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो सर्फ एक्सेल क्विक वॉश जो पहले 1 kg पैक जो पहले 218 रुपीज़ का था वो अब 239 रुपीज़ का है। रिन 4 kg पैक जो पहले 350 रुपीज़ का हुआ करता था वो अब 365 रुपीज़ का है।
इसी तरह से विम लिक्विड जो पहले 26 रुपीज़ का था वो अब 28 रुपीज़ का है। लक्स बंडल 3 पीस पैक जो पहले 80 का था वो अब 88 का है। और सूपी नूडल्स को 2 रुपये से बढ़ा दिया गया है उसका प्राइस, और अब वो 17 रुपीज़ का है। तो पिछले कुछ महीनों से कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए जा रही है, और अभी तक उसने 25 to 30% के प्राइस हाइक्स अपने प्रोडक्ट्स पे ले लिए हैं। और वो कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि उस पर भी इनपुट कॉस्ट प्रेशर है। कुछ कमोडिटीज़ जैसे कि पाम ऑयल, पैकेजिंग कॉस्ट, इवन ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट पिछले काफ़ी महीनों में बढ़ चुका है। और इनफैक्ट अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ये कॉस्ट प्रेशर और भी ज़्यादा हो गया है कंपनीज़ पे। पर चलिए स्वदेश आर में के इस शो में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, हम बाकी सभी खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। दिल्ली में हरी झंडी के बाद योगी सरकार का समीकरण लगभग तय। युवा और जातीय मुद्दों को तरजीह, होली के बाद शपथ ग्रहण का आसार। हरभजन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है आम आदमी पार्टी। खेल यूनिवर्सिटी को कमान भी दे सकती है आप, सूत्रों के हवालों से खबर। कांग्रेस में हार के बाद नाराजगी का तूफान। आजाद के घर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक दिन पहले कहा था निकाले जाने तक नहीं छोड़ेंगे पार्टी। दिल्ली में मंत्रिमंडल पर मैराथन मंथन के बाद होली खेलना गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। कहा दुष्प्रचार के बावजूद ईमानदारी की जीत। 18 तारीख के बाद शपथ ग्रहण की संभावना। वृंदावन में बांके बिहारी धाम में खास तरीके से मनाई जा रही है होली। आश्रय सदनों में रहने वाली विधवा महिलाओं ने राधे कृष्ण के साथ होली खेली। गुजरात के छात्रों को अब पढ़ाया जाएगा भगवत गीता का पाठ। 6ठी से 12वीं क्लास के सिलेबस में शामिल गीता के सिद्धांत, श्लोकागन और साहित्य प्रतियोगिता का भी आयोजन। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर भड़की विवाद की आग। मंत्री जितेंद्र सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद को ठहराया कसूरवार, तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले दिखाई सिर्फ अधूरा सच। अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट किया, सच पर आधारित एक छोटी सी फिल्म ने 6 दिन में 80 करोड़ कमाए। ये सिनेमा और संयम की जीत हम सबकी जीत है। पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने के बाइडेन के बयान पर भड़का रूस। कहा अक्षम्य बयानबाजी। 22वें दिन भी रूस की ओर से यूक्रेन पर बमबारी जारी। जंग में रूस पर कसा और शिकंजा। इंटरनेशनल कोर्ट में सैन्य कार्रवाई रोकने का दिया आदेश। ज़ेलेंस्की का सरेंडर से सीधा इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष और मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है विशेष? विशेष ये है कि होली है,
इसलिए आप सभी को होली की बहुत 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 बधाइयाँ। फागुन के महीने में होली का यह त्यौहार इस भागती दौड़ती परेशान सी दुनिया में रुकने का, हंसने का, अपनों से मिलने का और मिलकर उनके गाल पे गुलाल मलने का पैगाम लेकर आती है। होली के इस त्यौहार में होलिका की आग में अहंकार जल जाता है तो होली के रंगों में हर द्वेष, हर क्लेश धुल जाता है। और होली का यह त्यौहार देश के हर कोने में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मथुरा की, दूसरी तस्वीर बनारस यानी वाराणसी की, तो तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है। वहीं रांची, नागपुर और प्रयागराज में भी लोग होली के खुमार में दिखे और अपने अपने अंदाज में होली के जश्न में डूबे। जहां होली का उत्साह लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा, तो चलिए हम भी इस खास कार्यक्रम में होली के रंगों को दिखाएं और सभी को कहें हैप्पी होली। चलिए, रंग और गुलाल तो इस त्योहार को मनाने के प्रतीक हैं, जैसे कि पटाखे और दिए दिवाली के होते हैं। लेकिन इस त्योहार को हम मनाते क्यों हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है और होली की अपनी एक कहानी नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। आखिर होली क्यों मनाई जाती है और क्या है इसकी शुरुआत को लेकर पौराणिक कहानियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रंगों का त्योहार होली, जिसका जिक्र आते ही दिलों में रंगों और पानी में खेलने की इच्छा जाग उठती है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। होली हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आती है। होली से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है और लोग एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में होली का त्योहार अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है, जो होली से भी ज्यादा जोर शोर से खेली जाती है। ब्रिज में सबसे ज्यादा धूमधाम से होली मनाई जाती है। खास तौर पर बरसाना की लठमार होली देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में मशहूर है। वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली की धूम रहती है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन सूखा गुलाल खेला जाता है। छत्तीसगढ़ में होली पर लोक गीतों का प्रचलन है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। हिरण्यकश्यप ने राज्य में ईश्वर के नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद नारायण का भक्त था। एक बार हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएं। लेकिन आग में बैठने पर होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया और तभी से ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका दहन मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार होली का त्योहार राधा कृष्ण के पावन प्रेम की याद में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बाल गोपाल ने माता यशोदा से पूछा कि वो राधा की तरह गोरे क्यों नहीं हैं। इस पर माँ यशोदा ने मजाक में कहा कि राधा के चेहरे पर रंग मलने से राधा जी का रंग भी कन्हैया की तरह ही हो जाएगा। इसके बाद कान्हा ने राधा और गोपियों के साथ रंगों से होली खेली और तब से ये रंगों के त्योहार होली के रूप में मनाया जाता है। मान्यताएं बहुत हैं, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल से फीकी पड़ी होली का रंग कुछ इस कदर लोगों पर इस बार चढ़ा है कि लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। चलिए, रंग गुलाल गुब्बारे पानी के साथ होली के बारे में आपने सुना भी होगा, देखी भी होगी और खेली भी होगी। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि होली के दिन लठ भी पड़ते हैं
तो आप कहेंगे ये कहाँ होता है? ये होता है सिर्फ एक ही जगह, वो है कान्हा की नगरी ब्रज में। कान्हा के नंदगांव में घूंघट ओढ़ कर आई महिलाएं लठ लेकर पुरुषों पे बरसाती हैं, और सबसे खास बात यह है कि पुरुष इस लठ की मार को आनंद लेते हुए खाते हैं। क्या है इस लठ मार होली के पीछे की मान्यता, और क्या है, क्यों ये होली पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी देखा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में होली के कई रूप देखने को मिलते हैं। होली का ऐसा ही एक अनोखा रूप है बरसाने की लठमार होली। बरसाना की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये होली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इसे देखने के लिए हजारों सैलानी हर साल ब्रज धाम आते हैं। हर साल होली से कुछ दिन पहले रंगीली गली में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। रंगीली गली वही गली है जहां द्वापर युग में श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ लठमार होली खेलने की शुरुआत की थी। तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। हर साल रंगीली गली से चौक तक पूरा इलाका होली के रंग और रस में डूब जाता है। लठमार होली की परंपरा की शुरुआत राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के समय से मानी जाती है। मान्यता है कि नंदगांव में रहने वाले नटखट कान्हा उस समय अपने सखाओं को साथ लेकर राधा और अन्य गोपियों के साथ होली खेलने और उन्हें सताने के लिए बरसाना पहुंच जाया करते थे। मान्यता है कि नंदगांव में रहने वाले नटखट कान्हा उस समय अपने सखाओं को साथ लेकर राधा और अन्य गोपियों के साथ होली खेलने और उन्हें सताने के लिए बरसाना पहुंच जाया करते थे। राधा और उनकी सखियां कृष्ण और उनके सखाओं की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। होली के रंग से बचने और उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा रानी अपनी सखियों के साथ मिलकर उन पर लाठियां बरसाया करती थी। उनके वार से बचने के लिए कृष्ण और उनके सखा ढालों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे उनका ये प्रेम पूर्वक होली खेलने का तरीका परंपरा बन गया। तब से आज तक इस परंपरा को निभाया जा रहा है। हर साल बड़े स्तर पर बरसाना में लठमार होली का आयोजन होता है। बरसाना की लठमार होली के दिन पूरे ब्रज में उत्साह देखने को मिलता है। देश विदेश से लोग इस आयोजन का आनंद लेने आते हैं। यहाँ की होली में आज भी नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं ही भाग लेती हैं, क्योंकि कृष्ण नंदगांव के थे और राधा बरसाने की। नंदगांव के लोग कमर पर फेंटा लगाकर बरसाना की महिलाओं के साथ होली खेलने पहुंचते हैं। इस बीच बरसाने की महिलाएं उन पर लाठियां भांजती है और वे ढाल का इस्तेमाल कर उनकी लाठियों से बचने की कोशिश करते हैं। लठमार होली के अगले दिन बरसाना के लोग नंदगांव की महिलाओं के साथ होली खेलते हैं। बरसाना में होली खेलने वाले पुरुषों को हुरियारे और महिलाओं को हुरियारिने कहा जाता है। बहरहाल 2 साल के बाद एक बार फिर लग रहा है कि होली का त्योहार कितना मजेदार है। 2 साल बाद एक बार फिर से खूब उड़ेगा अबीर और गुलाल। 2 सालों के बाद फिर से लोग जोश और जश्न में फिर से कहेंगे होली है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, ब्रज की होली या ब्रज में कहें तो होरी के रंग तो आपने देख लिए, लठमार होली का आनंद भी उठा लिया। लेकिन जब तक काशी की होली न देखें तो समझिए होली की छटा का काफ़ी कुछ रह गया। मोक्ष की नगरी काशी की होली दूसरी जगहों से अलग, अद्भुत और अकल्पनीय और बेमिसाल है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्त महाशमशान की राख से तैयार भस्म से होली खेलते हैं। मसान की ये होली बनारस में काफ़ी मशहूर है। मणिकर्णिका घाट पर शमशान नाथ बाबा के श्रृंगार और भोग से इस पर्व की शुरुआत होती है। देखिए हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट। कल करती गंगा और उसके किनारे पर बसी 3 लोकों से न्यारी काशी का हर अंदाज कुछ अलग होता है। हर परंपरा अपने में बेमिसाल होती है। एक तरफ चिताएं धधक रही है तो दूसरी तरफ उत्सव का यहाँ पर माहौल है। मौत और जो उत्सव का जश्न होता है एक साथ एक जगह मनाया जाता है। फिलहाल इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पर हैं और वहाँ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो शिवभक्त हैं, शिवभक्तों की जो अड़भंगी टोली है वो यहाँ पर चिता भस्म की होली खेलने के लिए पहुंची हुई है। चिता धधक रही है। दूसरी तरफ महाश्मशान घाट पर जो मसान बाबा मसान का मंदिर है उसके ठीक नीचे जो ये शिवभक्त हैं
वो होली खेलने में मशगूल हैं। क्या इसकी परंपरा है, क्या है, इसके बारे में कहाँ से आप आए हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से? क्या स्पेशली इस चिता भस्मी की होली के लिए आप आए हैं? यस यस। क्या इसकी परंपरा है, इसके बारे में बताएंगे जरा? बाबा भोला का शादी के बाद जब वो मतलब अपने ससुराल से लौटते हैं तब ये होली खेलना आरंभ होता है और ये 2-3 दिन तक चलता है। क्या इस होली के बारे में आप क्या बता रहे थे, इस खास परंपरा? ये होली बहुत प्राचीन है, मतलब जब से काशी स्थापित हुई है तब से ये परंपरा शुरू हुई है। रंगभरी एकादशी के दिन बाबा महाशिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह होता है गौरा से। रंगभरी एकादशी के दिन उनका गौना उठता है यहाँ विश्वनाथ मंदिर के महंत निवास से, और उसके बाद हम लोग उस खुशी में यहाँ पे बाबा लेकिन यहाँ पर मौत और उत्सव एक साथ देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह? यही परंपरा है हमारे काशी की। आखिर सब यही एक अटल सत्य है, आना सभी को यहीं पे है, इसीलिए हम लोग यहाँ बाबा के साथ होली मनाते हैं। बाबा के साथ होली मनाते हैं तो होली की शुरुआत भी बाबा के साथ होती है और जो होली का अंत भी होता है वो भी बाबा के साथ अंत होता है। और यहाँ की आप तस्वीरें, शायद यही कारण है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, अड़भंगी हैं, जो शिव के गढ़ हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई किसी ने अपने गले में नरमुंड की माला पहन रखी है तो कोई अलग अंदाज में यहाँ पर है, अबीर उड़ाए जा रहे हैं, तो चिता की जो राख होती है उसे उड़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो पूरा उत्सव का माहौल है। और माना यह जाता है कि इस होली को, इस खास होली को खेलने के लिए धरती के जो जितने भी देवी देवता हैं वो किसी न किसी रूप में आज के दिन इस मणिकर्णिका घाट पर आते हैं। और शायद यही कारण है कि इस होली में शरीक होने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के जहाँ कोने में जो शिव भक्त होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। बनारसी की होली बगैर चिता भस्मी की होली के बगैर अधूरी मानी जाती है। क्या बता रहे थे आप? कहा जाता है जहाँ दाह संस्कार होता है वहाँ जाना निषेध होता है, और यहाँ से जाने के बाद लोग बिना स्नान किए घर में प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन आज के दिन यहाँ कोई दाह संस्कार करने वाले और भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। बाबा के दरबार में आज बाबा होली खेलते हैं, सब मान्य है। सब मान्य है। क्या कहेंगे, किस तरीके की होली होती है ये? पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध है यहाँ काशी की विश्व प्रसिद्ध शमशान की होली। इसी के लोग दूर दूर से इसके लिए आते हैं, विदेश से भी आते हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो आए यहाँ पे आज और अभी जस्ट आ रहे, उनको रिसीव करने आए यहाँ पे हम उन्हीं के लिए। तो ये अड़भंगों की टोली कितने घंटे से यहाँ पर है? ये सुबह 8 बजे से लोग आ जाते हैं, यहाँ होली खेलते रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। यहाँ पर मसान नाथ का एक मंदिर भी है, उसकी क्या मान्यता है, उसके बारे में जरा बताइए। उसके बारे में ये है कि ये मसान नाथ के यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जिनकी भी डेथ होती है उनको यहाँ पे मुक्ति मिलता है। लोग यहाँ पे आते हैं मरने, जैसे कि अंबानी है, अंबानी अपनी माता। बिल्कुल। तो जो यहाँ पर जो महाश्मशान घाट, मणिकर्णिका घाट के बारे में अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि सदियों से यहाँ पर जो यहाँ की जो चिता है उसकी राख कभी ठंडी नहीं हुई। मतलब जो चिता है वो सदियों से जलती आ रही है और उन्हीं जलती हुई चिताओं के बीच यहाँ पर होली का उत्सव देखने को मिल रहा है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह। तो ये थी काशी के मणिकर्णिका घाट की भस्म करने वाली होली। लेकिन काशी के रंग यहीं ख़त्म नहीं होते, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, यहाँ धर्म भी शिव है, कर्म भी शिव है और मर्म भी शिव है। काशी का पूरा धार्मिक और सामाजिक ताना बाना भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। इसलिए बनारस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा शहर है जहाँ रंग भरी एकादशी से रंगोत्सव का आगाज़ होता है और बुढ़वा मंगल तक चलता है। और इन सभी के साथ ठंडाई के मीठे घूंट होली के जश्न को कई गुना और बढ़ा देते हैं। देखिए हमारी सहयोगी सृष्टि की ये रिपोर्ट। ठंडई, और क्यों ना हो, होली का त्योहार है और ठंडई के बिना बनारस की होली काफी फीकी लगती है। आइए बात करते हैं बनारस की ऐसी एक फेमस ठंडई की दुकान से जो कि 65 साल पुरानी है और बनारस के फेमस गदौलिया चौक के बीचों बीच ये 65 साल से पुश्तो इनकी जो है ये कारोबार कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजू जी, दुकान के ओनर। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि कितनी पुरानी है आपकी दुकान है और कितनी पीढ़ियों से आप ये कारोबार संभाल रहे हैं? ये हमारी 65 ईयर से चली आ रही है काम ये, और ये हमारी चौथी पीढ़ी है यहाँ पे। हमारे परदादा, दादा, फिर पापा, भाई, अब हम लोग हैं, सब लोग साथ में ही काम करते हैं। तो देखिए
माहौल तो मैं देख रही हूँ, लगातार लोगों का आवन जावन जो है लगा हुआ है। दोपहर के 4-5 बज रहे हैं, बट ये 1 मिनट भी फ्री नहीं है। इसके बीच में हमें ये जानना है कि कितनी तरह की आप ठंडाई पिलाते हैं, और बनारस की जो ठंडाई है वो भांग के लिए भी फेमस है। क्या यहाँ पे भी मिलती है? एकदम मिलती है। ठंडाई तो ठंडाई 4 प्रकार की हमारे पास। बनारसी है, पिस्ता है, मलाई बादाम, पौष्टिक बादाम, और एक और है जो सबसे स्पेशल है, बनारसी भांग ठंडाई। ये भांग ठंडाई खाते ही फिर बनारस से सीधा काशी तक का सफर आपका स्टार्ट हो जाता है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे सामने भी आए हैं जो इस भांग की ठंडाई का पूरा आनंद उठा रहे हैं, पर हमें ये जानना है कि इस बार क्या मूड और माहौल है। देखिए, अभी यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, बट किस तरीके का मूड और माहौल देख रहे हैं। बीते 2 साल कोरोना में बीत गए, बट इस बार का कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार और माहौल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो बीते 2 साल है सारा एक ही साल में कवर करना है सबको। कारोबार भी अच्छा चल रहा है, और प्लस यहाँ पे मूड, माहौल, मस्ती सब कुछ देखने को मिल रहा है। अभी आज मणिकंका घाट पे भस्म होली खेली गई रही। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे सिर्फ भस्म सिर्फ दिख रहे थे लोग बूथ बन के। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बनारस में सिर्फ एक दिन नहीं होली मनाई जाती है। होली का जश्न 1 हफ्ते से मन रहा होता है, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ जी के लिए हम रंग भरी एकादशी मनाते हैं। फिर मणिकंका घाट पे अलग से होली होती है जो राख के साथ खेली जाती है, और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाता है कि भांग के नशे में कैसे होली के पूरे फील में पूरा अपना जो है उसका आनंद उठाया जाए। और कुछ बताइए कि यहाँ पे मैं देख रही थी कई सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, वो पूरे रंग में एकदम सने हुए हैं। आप कैसे मनाते हैं होली, और कैसा आपका पूरा दिन कैसा रहता है? हमारा बस पूरा दिन दुकान पे ही बीतता है। हम बस लोगों को देख के ही खुश हो जाते हैं कि ये हाँ अपना बनारस का होली है। लोग कहते हैं मथुरा जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। उससे सबसे बेहतरीन यहीं की होली मानी जाती है। एकादशी, रंग भरी एकादशी से हरिश्चंद्र से स्टार्ट होती है होली यहाँ की, और लास्ट होली आपकी 1 हफ्ते बाद तक चलती है, जब तक होली बीत ना जाए। और सब भूत बन के ही घूमेंगे यहाँ पे। तो ये तो बनारस की होली है जो कि एक बार देखने लायक तो जरूर है। चलिए, ये थी बनारस की होली के कुछ रंग। 2 साल पहले कोरोना आया था, और तब से लेकर अब तक होली खेलने पर एक तरह से पहरा था, लेकिन इस बार की होली किसी पहरे में नहीं है। और यही वजह है कि बाज़ार में होली की शॉपिंग जमकर की जा रही है। भले ही दाम आसमान पर हों, मगर उमंग उल्लास उससे भी ऊपर है। देखिए, मुंबई के बाज़ारों से एक नज़ारा होली की शॉपिंग का। होली के शौकीनों के लिए ये राहत वाला साल है। 2 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोविड-19 के मामले कम हैं और लोग अब होली खेलने का मूड बना चुके हैं। ये तैयारी उनकी खरीदारी में भी दिख रही है। वहीं कई बच्चों के लिए तो ये दोस्तों के साथ उनकी पहली होली है। पिचकारी एंड रंगोली एंड वाटर बलून। रुद्र मेरा फ्रेंड है, उनके साथ दोनों के साथ खेलूंगा होली। Definitely we are going for organic colors. The reason being after COVID we all are like thinking to go safely. We want to start this Holi very safely and we want it to go smoothly and we don't want to invite corona after that. हैप्पी होली। छोटे पिचकारी के एक पिचकारी के पीछे 20-30 रुपये बढ़ गए, तो बड़े के पीछे 50-100 इससे इतना बढ़ गए। हर साल के इसमें अगर देखने जाएगा तो इस साल बहुत कम है। इस बार होने वाली है ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री होली, जहां लोग रंगों के इस खेल का मजा पूरी सुरक्षा के साथ उठाना चाहते हैं। साथ ही पिचकारियों में भी मेड इन इंडिया की ही डिमांड है और लोग खरीदने से पहले इसकी पूछताछ भी कर रहे हैं कि कहीं चीन का माल तो वे घर नहीं ले जा रहे। लेकिन इस उत्साह में मिठाइयों से लेकर पिचकारियों तक के बढ़े दाम रंग में भंग का काम कर रहे हैं। गुलाल और पिचकारियाँ बाजार में सज चुकी हैं, लोग बाहर आके खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो सिर्फ एक चीज़ है जिससे लोग थोड़े से खटके हुए हैं वो है कीमतें। पिचकारियों के दाम अगर देखे जाएँ तो 50 से 100% तक का उछाल यहाँ देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद लोगों की तैयारी पूरी है कि ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलें, अपनी सोसाइटी के अंदर खेलें, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से जिस तरह से होली नहीं खेलने को मिली थी वो इस बार खेलने को उन्हें मिलेगी और वो पूरा मज़ा उठाना चाहते हैं इस बार की होली का। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश।
चलिए, मुंबई की तरह ही रंगों के त्यौहार होली का उत्साह दिल्ली के बाज़ारों में भी साफ देखने को मिल रहा है। बाज़ार कई तरह के रंगों और पिचकारियों से सज चुके हैं और लोग हर्बल गुलाल की ओर ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं और व्यापारियों को भी इस साल ज़्यादा कमाई की उम्मीदें हैं। दिल्ली कैंट के गोपीनाथ बाज़ार से ज़रा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिमन्यु शर्मा। रंगों के त्योहार होली की चहल पहल दिल्ली के बाजारों में साफ नजर आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के जिस बाजार में खड़े हैं, पिछले साल की तुलना में टोटल कलर्स की अवेलेबिलिटी और वैरायटी में इजाफा देखा गया है। इसके अलावा हर्बल गुलाल और स्पार्कल्स की भी ज्यादा वैरायटी इस वक्त मार्केट में देखी जा रही है। कई दुकानदारों की माने तो भले ही 2 साल पहले की तुलना में कस्टमर्स कम हो, लेकिन पिछले साल की तुलना में कस्टमर्स में एक इजाफा जरूर देखा गया है। इसके अलावा हर्बल गुलाल की डिमांड में एक काफी बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। भले ही गुलाल या बाकी आइटम्स की सेल ऑनलाइन हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर ऑफलाइन बाजारों में भी गुलाल, गुब्बारे और पिचकारियों की सेल काफी हद तक हो रही है। यह देखने वाली बात होगी कि इस साल होली से संबंधित टोटल सेल पिछले साल की तुलना में ज्यादा होती है या नहीं। दिल्ली में वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ अभिमन्यु शर्मा, ET नाउ स्वदेश। चलिए, भारतीय त्योहारों में मीठा होना तो ज़रूरी है। मीठे के बिना कहाँ काम हो पाता है। ये शगुन भी है और रिवाज भी। और अगर होली के रंग में मीठा और गुजिया न दिखें तो समझो होली अधूरी है। और यही वजह है कि दुकानों में मिठाई और रंगों को खरीदने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन कीमत देखकर उनके चेहरे से भी रंग थोड़ा उतर जा रहा है। ये रिपोर्ट देखते हैं। गुजियों से लेकर लड्डू खाने का सीज़न शुरू हो चुका है, यानी होली शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी सीज़न में ख़रीदारी का रुझान तेज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन साथ में एक और चीज़ है जो ज़्यादा तेज़ हुआ है, वो है कीमतें। जो इनपुट कॉस्ट हैं वो बढ़ी हैं और जानते हैं किस तरह से मिठाइयों के भाव आगे बढ़े और आपकी जेब पे कितना असर पड़ेगा। ठंडाई हो या गुजिया, होली का हुड़दंग मीठे के साथ पेट पूजा के बिना अधूरा है। इन सजी दुकानों में लोग जमकर खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। डिमांड प्री कोविड लेवल के 90% तक लौट आई है। बिजनेस में रिकवरी है, लेकिन कीमतें भी बढ़ी हैं। गुजिया खरीदने जाएंगे तो ब्रांड के मुताबिक आपको 250 ग्राम के लिए 200 से 400 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। होली स्पेशल सी डिमांड में है। फिलहाल गुजिया है, हमारी ठंडाई है, ठंडाई लड्डू काफ़ी डिमांड में है। हर तरीके की मिठाइयाँ डिमांड में है। लोगों को बाहर आना है, लोगों को इस साल होली जैसे हम बनाते थे ट्रेडिशनली वैसी बनानी है। सो यह उत्साह काफ़ी है और डिमांड भी काफ़ी अच्छी तरीके से वापस आया हुआ है। ओवरऑल होटल इंडस्ट्री में हमने आफ्टर फरवरी अच्छा खासा रिकवरी देखा है, क्योंकि जैन में हम जब 3rd लॉकडाउन आया था, जो एक रिकवरी थी उसको एक फुल स्टॉप लग गया था, लेकिन फरवरी के बाद से उतने ही फास्ट रिकवरी हुआ है। मार्च में हम ऑलमोस्ट हमारे प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ बिजनेस में पहुंच गए हैं। कुल कॉस्ट में लगभग 7% का उछाल आया है। अभी इसी महीने दूध कंपनियों ने प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। मिठाइयाँ बनाने में जो कुछ इस्तेमाल होता है वो सब कुछ महंगा हो चुका है। पिछली होली से तुलना करें तो शक्कर 5% महंगी हुई है। दूध की कीमतें लगभग 6% चढ़ी है और वनस्पति के भाव 30% तक बढ़ गए हैं। बेसन हो या पैकेजिंग मटेरियल, कमर्शियल LPG से लेकर लॉजिस्टिक्स तक सभी के दाम आसमान छू रहे हैं और ये दबाव मिठाइयों के दाम पर भी दिख रहा है। मीठे के शौकीनों के लिए इस पूरी इनपुट कॉस्ट की स्टोरी में एक राहत की बात यह है कि अब तक जो क्रूड के प्राइसेस उछले हुए हैं उसका असर पेट्रोल डीजल में अभी तक दिखाई नहीं दिया है और कीमतें उसकी वजह से थोड़ी सी संभली हुई हैं। हालांकि इसके बावजूद डिमांड में कोई कमी नहीं है, डिमांड पूरी ज़्यादा है, क्योंकि लोग अब इस बार होली सेलिब्रेशन में कोई भी कसर नहीं रखना चाहते। मेरी तरफ से भी आप सभी को होली की शुभकामनाएं। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। चलिए, स्वदेश विशेष के इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनों के साथ जमकर होली खेलिए, लेकिन याद रहे जिम्मेदारी के साथ और लोगों की सहमति के साथ खेलें होली।